हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सचिन। स्टूडेंट्स, पहली बात, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और आज आप लोगों के लिए मैं 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वह फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। व्हाट? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसके अंदर बेसिकली अगर हम प्रदीप की बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 5 चैप्टर हमारे आएंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। क्या है फर्स्ट चैप्टर हमारा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? इंट्रोडक्शन फिजिक्स का, इंट्रोडक्शन साइंस का, ठीक है। साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, वो पढ़ने वाले हैं पहले। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम अपना पॉइंट पर आते हैं। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस बच्चों एक लैटिन वर्ड है, साइंटिया। साइंटिया, ठीक है। इस साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। क्या मतलब है साइंटिया का? नॉलेज और टू नो। ऐसे ही एक वर्ड हमारा विजनन, जो हमारा संस्कृत वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या है? टू नो, ठीक है। तो साइंस का मतलब बेसिकली क्या है? नॉलेज या फिर टू नो। नो का मतलब जानना, किसी चीज को जानना। हम कुछ सपोज करो सन हमारा ईस्ट से राइज हुआ और वेस्ट में जाकर सेट हुआ, क्यों हुआ उसके बारे में जानना है, ठीक है। हमारे स्टार्स हमको ऐसे मूव करते हुए दिखाई देते हैं जैसे वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। हम इजीली वॉक कर पाते हैं, चल पाते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। जो हमारे रेनबो है, सपोज करो रेनबो है, रेनबो हमारा हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या रीजन है उसके बनने का, ठीक है। वोल्केनो है, ज्वालामुखी वगैरह वो फटते हैं, क्यों फटते हैं भाई। समुद्र है, सी है, उसके अंदर टाइड्स आते हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं, कब? जैसे हमारा अमावस और पूर्णिमा के दिन, ऐसा क्यों होता है। इन सारी चीजों के बारे में जानना एक तरह से क्या है? साइंस है, ठीक है। साइंस को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वे में डिफाइन किया। सभी का जो हमारा डिफाइन करने का वे है साइंस को, वो अलग है। इसलिए हम साइंस को कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता सकते कि भाई साइंस की यही एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी। साइंस की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि साइंस को हमको क्या करना है? किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो जितनी भी हम चीजें देखते हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स इकट्ठे कलेक्टिवली क्या फॉर्म करते हैं? साइंस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स फॉर्म्स साइंस। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज साइंस। साइंस क्या है? एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस की क्या एक तरह से कलेक्शन है, उसको क्या बोला गया है? साइंस बोला गया है। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। कुछ भी हम जैसे कोई रिएक्शन है, प्लांट्स है वो ग्रो कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। जो आयरन है उसके ऊपर रस्ट क्यों आ जाता है, सन हमको मूव करता है क्यों दिखाई देता है, जो मून है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व क्यों करता है, ठीक है। ये सारी चीजें, कोई भी फिजिकल फिनोमिना है, केमिकल फिनोमिना है, बायोलॉजिकल फिनोमिना है, उनकी जो स्टडी है वो क्या है? साइंस है। उनकी उनको ऑब्जर्व करना, उनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करना, ठीक है, उन चीजों को पढ़ना, सभी क्या हमारा साइंस के अंदर आएगा। साइंस जो है हमारी बेसिकली टू टाइप्स की होती है। बेसिक, अगर बिल्कुल बेसिक पे बात कर रहे हैं हम तो टू टाइप्स की है। एक तो हमारी फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो हमारा मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और अपनी एक्सिस पर भी वो रोटेट करता है, ठीक है। अच्छा, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। कोई हम लैब में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीजें क्या हैं? वो सारी चीजें हमारी नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, नॉन लिविंग थिंग्स से। तो अगर हमको नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना है ना, तो वो कौन सी साइंस होगी? हमारी फिजिकल साइंस होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं फिजिक्स, बात करते हैं केमिस्ट्री,
ठीक है। और क्या बात करते हैं, और हम जैसे हमारी जियोग्राफी है और एस्ट्रोनॉमी है, ये सारी की सारी हमारी कौन सी साइंस के अंदर आती हैं, फिजिकल साइंस के अंदर आती है। फिजिकल साइंस मीन्स द साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज फिजिकल साइंस। एंड बायोलॉजिकल साइंस मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, डील्स विद द स्टडी ऑफ डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में जो स्टडी करनी है वो हम कौन सी साइंस के अंदर करेंगे, वो हम करेंगे बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। किसके अंदर भाई, बायोलॉजिकल साइंस के लिए। तो हम इसको एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे हमारी बायोलॉजी है, ठीक है, और जैसे हमारी बॉटनी है, जैसे हमारी जूलॉजी है। ये जो साइंस है हमारी सारी की सारी किससे रिलेटेड है, बायोलॉजिकल साइंस है। तो साइंस बेसिकली टू टाइप्स के, कौन कौन सी, एक हमारी फिजिकल साइंस, दूसरी हमारी बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स एंड बायोलॉजिकल साइंस मीन्स लिविंग थिंग्स। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब साइंस को डिफाइन करने का जो हमारा मेथड है, हर एक साइंटिस्ट का अलग है, मैं बोल चुका हूँ, उसको हम भी अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक, क्लियर ना। अब जो साइंस है भाई, उसको स्टडी करने के लिए बेसिकली हमारे पास 5 थिंग्स है, 5 मेन पॉइंट्स है, उनको मैं भी तो स्टूडेंट साइंस की स्टडी में जो हमारे बेसिकली 5 मेन पॉइंट्स हैं, मेन चीजें हैं, किसी भी चीज के बारे में कोई हमारी कोई न्यू थिंग है, न्यू लॉ अगर डिस्कवर हो रहा है, न्यू फॉर्मूला आ रहा है, कोई न्यू रिसर्च है, उससे रिलेटेड हमको मतलब उसको प्रूव करने के लिए या फिर जस्टिफाई करने के लिए हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करना हमारा, टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। मान लो हम अगर लैब में भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम बार बार रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है। उसको रिपीट क्यों किया जाता है, क्योंकि कहीं हो सकता है भाई अगर हमने सिर्फ एक बार उसको किया है तो वहां पर एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब हो सकता है कुछ कमी रह जाए, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, ठीक, किस लिए, ताकि जो हमारे एरर के चांसेस हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। तो हमको क्या करनी है, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेनी है, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेनी है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके थ्रू हमको लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेनी है। फिर क्या करना, स्टडीइंग दीज ऑब्जर्वेशंस। अब उन जो ऑब्जर्वेशंस है उनको अच्छे से हमको स्टडी करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है, स्टडी करना है। मैथमेटिकल मॉडलिंग मीन्स क्या हम उन ऑब्जर्वेशंस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या हम उन जो हमने ऑब्जर्वेशंस लिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है क्या, ठीक है। तो वो देखेंगे। जैसे हम अगर हम बात ही करते हैं भाई, हमने वॉल्यूम के बारे में स्टडी की है, तो अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को मैथमेटिकली तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया, तो क्या कहा उसने क्या कहा कि जो फोर्स होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया ना उसने। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को, ऑब्जर्वेशन को हमको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, तभी उसको माना जाएगा। थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन से मतलब है बच्चों कि क्या हम कुछ अपनी तरफ से तो नहीं कह सकते, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे क्या हम कुछ ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो हमको एक्सपेरिमेंट में नहीं मिला। क्या हम कुछ ऐसा प्रेडिक्ट मतलब अनुमान लगाना, क्योंकि सारी चीजें हमें एक्सपेरिमेंट से नहीं मिल जाएंगी, हमको कुछ चीजों का अनुमान भी लगाना पड़ता है। जैसे आइंस्टीन की थ्योरी है रिलेटिविटी, उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो उसने उसको प्रूव किया ना जिस तरह से, उसको लोगों को मानना पड़ता है, ठीक है। तो वो उसकी एक तरह से प्रेडिक्शन है। तो हमको भी क्या, हम वहां पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं जो ऑब्जर्व नहीं हुआ है। एंड लास्ट वन इज वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन मेरे ख्याल से नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन का मतलब है क्या नहीं, हमको उसको वेरीफाई करना है कि भाई हाँ ऐसा है, एक्चुअल में ऐसा है, जो हमने प्रेडिक्ट किया है, जो हमने ऑब्जर्व किया है वो एक्चुअल में है। जैसे न्यूटन ने बाद में प्रेडिक्ट क्या किया, उसको वेरीफाई किया कि हाँ भाई जो फोर्स है वो ऐसे ही वेरी करेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है न्यूटन वाला मैं बता रहा हूँ, आगे आ जाएगा तुम्हारा 5th यूनिट में, ठीक है।
क्लियर है ना। अब साइंस का जो हमारा नेचर है साइंस का, वो डायनेमिक होता है। कैसे, इसको मैं रेज कर देता हूँ एक बार। साइंस इज एवर डायनेमिक, एवर डायनेमिक। देखो, ये डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है एट मोशन, या हम कहें इन मोशन। अगर जनरल वे में, अगर हम बिल्कुल जनरल वे में बात करते हैं, इसका क्या मतलब होता है इन मोशन। मतलब वो चीज जिसमें चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। जैसे अगर मैं रेस्ट की बात करता हूँ, दो वर्ड आते हैं हमारी, एक तो रेस्ट आता है और एक डायनेमिक। डायनेमिक या हम कहें स्टैटिक। एक तो डायनेमिक और दूसरा स्टैटिक, एक वर्ड ये है, दो वर्ड ये, बार बार आएंगे ये। डायनेमिक का मतलब इन मोशन और स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। एट रेस्ट मीन्स अगर कोई गाड़ी कहीं रोड पर खड़ी है तो जब तक उसको नहीं चलाया जाएगा तो वो रेस्ट पर रहेगी, मतलब स्टैटिक रहेगी। और अगर उसको चलाने लगे मतलब वो मोशन में आ जाएगी, डायनेमिक। ठीक है, मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। तो साइंस को भी डायनेमिक बोला गया है, उसी गाड़ी की तरह जो चल रही है भाई, रुकी हुई नहीं है। इसका मतलब है अगर कोई थ्योरी किसी साइंटिस्ट ने दी है तो उसमें चेंजेस की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। कोई भी थ्योरी है उसमें हमेशा चेंजेस की पॉसिबिलिटी रहने वाली है। मतलब ये नहीं है कि थ्योरी उसने दे दी तो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। वो ये नहीं है कि भाई बिल्कुल जो भगवान के मुंह से निकली हुई बात है बस है तो है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर चेंजेस होने के चांसेस हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एक आई थी हमारी जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। यहाँ पर देखो, जियो का मतलब जब भी आए भाई, जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का क्या मतलब है, अर्थ, एंड सेंट्रिक मीन्स सेंटर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या माना गया, अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अर्थ हमारा क्या है, इस यूनिवर्स का सेंटर है। और जितनी भी चीजें, चाहे कोई स्टार है, चाहे कोई प्लेनेट है, चाहे सन है, सारी की सारी चीजें अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं। ये थ्योरी स्टार्टिंग में दी गई थी कि जो अर्थ है वो इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का क्या है, सेंटर है। और सारी की सारी चीजें, सारे स्टार, सारे प्लैनेट, सारे एस्ट्रॉयड, हमारा सन, सारे सैटेलाइट, सब कुछ कहाँ, किसके चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। और अर्थ क्या है, सेंटर है। बट क्या ऐसा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि बाद में इस थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया गया। लेकिन स्टार्टिंग में तो इस थ्योरी को ट्रू माना गया। स्टार्टिंग में इस थ्योरी को ट्रू माना गया। क्यों माना गया, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। उस टाइम पे लोगों को नॉलेज नहीं थी, तो क्या हुआ, थ्योरी को बाद में आकर नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे एक और थ्योरी आ गई इसके बाद, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है। अब हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या माना गया, हीलियो स्टैंड्स फॉर सन। हीलियो का मतलब क्या है, हीलियो का मतलब है भाई सन। हीलियो का मतलब यहाँ पर सन से है। मतलब कि अब की बार सेंटर किसको माना गया, सन को माना गया। अब की बार सेंटर किसको माना गया, सन को माना गया, कि सन इज द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ऑल द थिंग्स, ऑल द स्टार्स, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, सब के सब सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन बाद में क्या पता चला, सन के चारों तरफ तो सिर्फ प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, मतलब इस सोलर सिस्टम में जो भी प्रेजेंट है एक्सेप्ट सन, सारे के सारे सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सेंटर ऑफ नहीं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग माना गया कि सन हमारा क्या है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बट सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन क्या हमारे सिर्फ सोलर सिस्टम का सेंटर है, इस यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। इसका मतलब ये थ्योरी भी क्या हो गई, फेल हो गई। पहले वो फेल हुई, फिर ये फेल हुई, फिर इसके बाद न्यू कंसेप्ट आए, हमारे केपलर साइंटिस्ट आए, आर्यभट्ट आए। उन्होंने क्या बताया भाई, सन इज द सेंटर ऑफ आवर आवर सोलर सिस्टम, नॉट द यूनिवर्स। ठीक है, फिर उसने बताया कि भाई हमारे पास बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, सभी गैलेक्सीज में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, और हर सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो क्या है, उस सोलर सिस्टम का जो स्टार है वही उसका सेंटर। जैसे हमारे सोलर सिस्टम का स्टार कौन सा है, सन है। ठीक है, इसके बाद हमारी बहुत सारी थ्योरी है जिसने बता दिया
कि जो हमारी आज के टाइम पे जो पिक्चर है सोलर, तो स्टूडेंट्स बाद में ये पिक्चर क्लियर हो गई कि भाई सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड मैनी मोर, जो आज हमको बहुत कुछ पता है। ठीक, तो ये हमने क्या देखा, ये थ्योरी हमारी चेंज होती आ गई। हो सकता है जो हमको पता है उसमें भी आगे जाके चेंज हो जाए, हो सकता है। इसीलिए साइंस को क्या बोला गया, डायनामिक। ऐसे ही जो लाइट का नेचर माना गया था स्टार्टिंग में, कैसा माना गया था, स्ट्रेट माना गया था कि लाइट है जो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। लाइट क्या करती है, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास नॉलेज आती गई, हमको पता चला भाई लाइट का वेव नेचर होता है। लाइट का कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। और वो क्या कर सकती है, बैंड हो सकती है। क्या हो सकती है, बैंड हो सकती है। तो इन दो एग्जांपल से मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा तुमको कि भाई साइंस क्या हमारी डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। डायनेमिक मतलब जिसमें ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। सो भाई अगर आप लोग इसमें से कुछ नोट्स बनाना चाहो, मतलब वैसे तो मैंने लिखा नहीं कि नोट्स आप बना लो, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स आते हैं हमारी मेन चीज पे, और वो क्या है, हमारी फिजिक्स। क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा फिजिक्स ही है ना, तो फिजिक्स को पढ़ते हैं, फिजिक्स क्या है। ठीक है, देखो अगर हम सिर्फ वर्डिंग पे जाएं तो ये हमारा ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, फिजिक्स ग्रीक वर्ड नहीं है, एक ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस। क्या है, फ्यूजिस। इसमें से एक फिजिक्स निकल के आया है, और इस फ्यूजिस का क्या मतलब है, नेचर। ठीक है, फ्यूजिस का मतलब है फिजिक्स, जिससे निकला है उसका मतलब क्या है, नेचर। और जो हमारा, अगर हम संस्कृत की बात करें, देखो भाई संस्कृत में भी एक वर्ड है हमारा भौतिकी। हिंदी में हमारा भौतिक विज्ञान है ना, फिजिक्स। ठीक है, तो भौतिकी का मतलब भी क्या है, हमारा नेचर है। ठीक है, तो देखो नेचर, इसका मतलब फिजिक्स क्या है, नेचर से रिलेटेड होगी। फिजिक्स क्या होगी, नेचर से रिलेटेड होगी। तो अगर हमको नेचर के अंदर प्रेजेंट किसी भी फिनोमेना, किसी भी घटना, उसके बारे में स्टडी करना है, तो उसकी जो स्टडी होगी वो क्या होगी, हमारी फिजिक्स। लिख दूं, जो हमारी फिजिक्स है वो क्या है, डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर से, जो हमारा फिजिक्स है उसका मतलब नेचर है, तो नेचर से रिलेटेड जितने फिनोमेना हमारे, उनकी जो बात करेंगे हम किस में करेंगे, उनकी बात करेंगे हमारे फिजिक्स में। जैसे नेचुरल फिनोमेना का मतलब है तो भी कोई भी प्राकृतिक घटना, हमारी कोई भी प्राकृतिक घटना, जैसे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इरप्शन ऑफ वोल्केनोज, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, all these things are related to nature, and these are natural phenomena. That is why physics is the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. क्लियर है। अब इसमें हम कितना भी पढ़े, जैसे एप्पल है, न्यूटन ने देखा नीचे गिर गया, क्यों गिरा, एक नेचुरल फिनोमेना, भाई उसकी स्टडी की, वो फिजिक्स के अंदर आ गई। ठीक है, लाइट है, सीधे रास्ते पे जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है। ठीक, लाइट किससे मिलकर बनी है, क्वांटा से, फोटोन से मिलकर बनी है, आगे पढ़ेंगे जाकर। ठीक है, हम है मूव क्यों कर रहे हैं, वही एक सीधी सी बात है, सोचने वाली तो ज्यादा बात है नहीं। पैर दिए हैं तो चलेंगे ही, लेकिन चलते क्यों हैं। अगर क्या हो जाए, थोड़ा सा ये फ्लोर कैसा हो जाए हमारा, चिकना हो जाए, स्मूथ हो जाए, तो चलना मुश्किल क्यों हो जाता है। थोड़ा सा रफ हो तो चलना थोड़ा सा इजी होता है। तो ये सारी थिंग्स है, बहुत सारी, क्या क्या बताएं हम, क्या क्या नहीं बताएं, बोल आवाज कैसे निकल रही है। ठीक है, कैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। तो इन सारी की सारी चीजें हैं, जो ये सारी की सारी चीजें हैं, वो सभी हमारी कहाँ पर आएंगी, वो सभी की सब हमारी फिजिक्स के अंदर आने वाली है। ठीक है, तो कितना, जैसे बल्ब है, बल्ब ग्लो करता है, लाइट आ गई, मोबाइल में हम बात कर रहे हैं, फैन चल रहा है। ठीक है, टेबल है, हमने कैसे बनाई है, इंजन है, ट्रेन है, बस है, कार है, बाइक है, कैसे वो चीजें वर्क कर रही है। ठीक, इन सब की स्टडी हमारी एक तरह से फिजिक्स से निकलेगी। ठीक, तो फिजिक्स को स्टडी करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। दो चीजें बेसिक है इसके, एक तो यूनिफिकेशन, दूसरी रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का क्या मतलब है
यूनिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है हमने कोई भी फिनोमेना ऑब्जर्व किया है, उसको हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। किसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, सर्टेन लॉज की फॉर्म में, ठीक है, किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला की फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं टू एक्सप्लेन अ फिनोमेना, to explain a phenomena with certain laws, with the help of certain laws। कुछ लॉज की हेल्प से हमको क्या करना है भाई, किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन सॉज एन एप्पल इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम द ट्री ऑफ द एप्पल। एप्पल के पेड़ से एक एप्पल गिरता है, कहाँ पर, अर्थ पर एप्पल गिर गया। न्यूटन थिंक्स व्हाई डिड हैपन, ये ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ, इतना सोचने वाला उसमें कुछ नहीं था। मतलब नॉर्मल बच्चा है वो एप्पल दिखेगा वो उठाया खा गया, लेकिन न्यूटन ऐसा नहीं था। न्यूटन ऐसा क्यों नहीं था भाई, क्योंकि उसको हमारे जैसे और तुम्हारे जैसों की नींदें हराम करनी थी, ठीक है, ये काम करना था, उसने किया। आज तक देखो हम पढ़ रहे हैं उसको, 400-500 साल हो गए बेचारे को गए हुए, लेकिन फिर भी अब तक हमको दुखी किए हुए हैं, ठीक है। तो भाई रिडक्शन, इसका यूनिफिकेशन का मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया हमें। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन मींस अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन एनी फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ सर्टेन लॉज और सर्टेन फॉर्मूलाज। किसी फिनोमेना को हमको ऑब्जर्वेशन सॉरी किसकी फॉर्म में, किस लॉज की फॉर्म में फॉर्मुलेट करना, तो यूनिफिकेशन। एंड रिडक्शनिज्म मींस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मतलब भाई हमको सिंपल चीजों से कहां पर जाना है, कॉम्प्लेक्स चीजों के तक जाना है। जैसे हम इस मार्कर के बारे में स्टडी कर लेंगे, भाई इसकी लेंथ इतनी है, अच्छा इसकी जो हमारा ये रेडियस है वो इतनी है, इसका वॉल्यूम इतना होगा, हम निकाल देंगे। भाई सिलिंड्रिकल फॉर्म में है तो इसका हम वॉल्यूम इजीली निकाल देंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लेंगे ना। लेकिन मैं इसको ब्रेक करता जाता हूँ, लास्ट में पहुंच जाता हूँ एटम पर। अब एटम की रेडियस कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पर क्या किया हमने, डायरेक्ट किसी भी, जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर है उससे इसकी रेडियस मेजर कर लेंगे हम, डायमीटर निकाल के उसका हाफ कर देंगे रेडियस। वर्नियर कैलिपर क्या होता है आगे पढ़ लेंगे हम, ठीक, एक्सपेरिमेंट है हमारा, ठीक है ना। तो भाई अगर मैं एटम की बात करूं, इसके एटम की बात करूं, क्या उसको हम वर्नियर कैलिपर जो हमारा स्केल से है उसको मेजर नहीं कर सकते। स्केल से मैं इसकी लेंथ मेजर कर सकता हूँ, बट स्केल से मैं एटम की रेडियस नहीं निकाल सकता। क्लियर है ना ये बात? तो भाई एक ये तो सिंपल है, हम चले गए कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो भाई ये रिडक्शनिज्म यही है कि हमको सिंपल चीजों से कहाँ पर जाना है, कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाना है। तो ये सारी दोनों चीजें फिजिक्स के अंदर आएंगी, यूनिफिकेशन भी और रिडक्शनिज्म भी। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि रिडक्शनिज्म क्या है और ये क्या था, बताओ भाई क्या था, यूनिफिकेशन। नाउ व्हाट इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। भाई जितनी इंटरेस्टिंग फिजिक्स है उतना इंटरेस्टिंग इसका स्कोप है, उतनी एक्साइट हमको करती है। जिसको भाई मुश्किल लगती है, पहले बता दूं तुमको बहुत मुश्किल है, ये मैंने बिल्कुल गलत बोला, बिल्कुल इजी है। फिजिक्स से इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है, फिजिक्स से इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। एंड आई एम नॉट जोकिंग, मैं जोक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ, सच में बहुत ही इजी है। अच्छा, हमारे पास बेसिकली जो फिजिक्स है उसको स्टडी करने के दो मेन डोमेन है, एक तो हमारा मैक्रोस्कोपिक डोमेन और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। दूसरा कौन सा है, माइक्रोस्कोपिक। फर्स्ट इज मैक्रोस्कोपिक एंड सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक। यहाँ पर देखो एक वर्ड है मैक्रो और दूसरा है माइक्रो। मैक्रो स्टैंड फॉर बिग थिंग्स और माइक्रो का मतलब है स्मॉल, हम कहें एटॉमिक लेवल पर, ठीक है। तो हमको अगर बड़ी चीजों के बारे में स्टडी करना है, जैसे मून के बारे में, अर्थ के बारे में, मरकर के बारे में, बल्ब के बारे में, फैन के बारे में, तो हम कौन सी फिजिक्स के अंदर वो करेंगे, इसको मैक्रोस्कोपिक जो ब्रांच रहेगी, मैक्रोस्कोपिक जो डोमेन रहेगा उसके अंदर स्टडी करेंगे। और जैसे हमारी मैकेनिक्स है,
अभी बता देंगे मैकेनिक्स क्या होती है, लिख देता हूँ एक बार। थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, ये सभी हमारे माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आएगी। मैकेनिक्स अभी जैसे हमको साउंड वेव के बारे में स्टडी करना है, लिख दूं क्या? साउंड वेव है हमारी, साउंड वेव है, वाटर वेव है, वाटर वेव है, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी कैसी होती है? जिसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही कम होता है, और वो सॉलिड एक तरह से सॉलिड बॉडी, वो रिजिड बॉडी होती है। तो ये हम कहाँ पर मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स मतलब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टेम्परेचर से रिलेटेड थिंग्स की। जैसे हमारी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी आगे क्लियर हो जाएगी, तुम्हारी थर्मोडायनेमिक्स यूनिट हमको पढ़ने वाली। इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, या फिर एंट्रोपी है, या फिर हीट है, ये सारी हम कहाँ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। मतलब वो हमारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन होगा। माइक्रोस्कोपिक की अगर बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमेन है, इसमें आ जाती है हमारी क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। और अगर हम बिल्कुल बेसिक देखें, ये जो चीजें हमारी, ये जो मैंने लिखी ये चीजें, ये आती है हमारी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स जो थी वो हमारी, जो हमारा ईयर 1900 से पहले जितनी भी डिस्कवरीज हुई, उन सारी डिस्कवरीज को क्या बोला जाता है? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर उनको डाला गया है, ठीक है। और जो हमारी 1900 के बाद हुई जितनी डिस्कवरी, उनको बेसिकली डाला जाता है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। जैसे हमारी क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स भाई इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर एक बार तुमको वो समझ में आ गई ना, तो वैसे आने वाली नहीं है, लेकिन आ जाएगी, ऐसी बात भी नहीं है, मेरी सारी बातें आपको सच नहीं मानी। क्वांटम फिजिक्स वो है भाई, जस्ट फिनोमिनल, मतलब पूछो मत, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि एक बॉडी एक टाइम पर एक ही नहीं, एक ही जगह पर नहीं, दो जगह पर हो सकती है, दो से ज्यादा जगह पर भी हो सकती है। जैसे मैं हूं ना, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं कहीं और भी हूँ और कुछ और कर रहा हूँ, जो जो पॉसिबिलिटी है मेरे करने की। जैसे अभी शाम के 9:30 बजे हुए हैं, मैं यहाँ पर, एक पॉसिबिलिटी ये है कि भाई मैं शाम को पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। एक पॉसिबिलिटी ये भी, मैं टीवी देख रहा, शायद मैं टीवी भी देख सकता था इस टाइम, तो हो सकता है मैं कहीं ना कहीं टीवी भी देख रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी भाई मैं सो रहा हूँ आराम से, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं सो रहा हूँ, तो हो सकता है मैं कहीं ना कहीं पर सो भी रहा हूँ, कि मतलब यही कहती है क्वांटम फिजिक्स। आगे तो घूम गया ना दिमाग। क्वांटम फिजिक्स यही कहती है, एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पर एक से ज्यादा जगह पर हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेट में हो सकता है। तो यही तो मैंने कहा कि मैं यहाँ भी हो सकता हूँ, मैं सो रहा भी हो सकता हूँ, मैं टीवी भी देख रहा हो सकता हूँ, ठीक है। ये क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, दिमाग घुमा देती है, ठीक। अब मॉडर्न फिजिक्स, जैसे हमारी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है भाई, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये भी हमारे किसके अंदर आती है? इसके अंदर, जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये सारे, बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी है हमको, बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी है हमको। सो प्लीज बी प्रिपेयर एंड प्रिपेयर योर माइंड, ठीक है। मेरे ख्याल से एक बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ फिजिक्स का क्या रिलेशन है। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ इधर से। साइंस, साइंस की अदर ब्रांचेस के साथ इसके क्या रिलेशन। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री, तो तुमने एक्सरे का नाम सुना होगा। एक्सरे हम करवा के आते हैं, किसकी देन है भाई? फिजिक्स की देन है, फिजिक्स, 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 ठीक है। एटम के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है, प्रोटॉन के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजी की अगर बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, तो अगर हमको देखो किसी प्लांट की स्ट्रक्चर को पढ़ना है, प्लांट के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, या फिर कोई, जैसे हम लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट है, सारे बायो के अंदर आएगा, बायोलॉजी के अंदर, उनको स्टडी करना है, तो किसकी हेल्प से करेंगे? कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे ना हमारे पास, जैसे माइक्रोस्कोप भी चाहिए हमको, और भी चीजें चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक है। तो वो किसकी देन है भाई? फिजिक्स। जैसे माइक्रोस्कोप हमको चाहिए, स्लाइड्स बनी हुई हैं बहुत सारी, जैसे हमने स्टोमेटा भी देखा है, स्टोमेटा किसकी हेल्प से देखा? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा। फोनियन सेल किसकी हेल्प से देखा? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा। किसने दिया है? फिजिक्स ने दिया है। अगर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं,
मैथमेटिक्स। तो भाई ये तो हम वही बात हो गई कि तेरे बिना मैं और मेरे बिना तू नहीं हो सकते कंप्लीट। ठीक, मतलब जो मैथमेटिक्स है और फिजिक्स है एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकते। ठीक, दीज आर इनसेपरेबल, इनसेपरेबल मतलब इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। मैथमेटिक्स चाहिए तो फिजिक्स, फिजिक्स चाहिए तो मैथमेटिक्स, दोनों चीज आपस में इंटररिलेटेड। आगे देखोगे भी कि भाई जो मैथमेटिक्स का है कितना ज्यादा यूज होने वाला है किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं भाई अदर ब्रांचेज जैसे हमारी सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी है या फिर जियोग्राफी है, जियो मतलब अर्थ की स्टडी, तो उसमें भी उनको फिजिक्स इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कौन देगा, फिजिक्स देगी। ठीक है। अगर हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है हमारी फिजिक्स, तो हमको अगर बात करनी है तो क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। अगर हमको बात कर कहीं पर जाना है तो क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। राइट करना है तो क्या चाहिए, पेन चाहिए। लिखना है तो क्या चाहिए, पेपर चाहिए। ठीक है, क्या क्या बताएं, चलना है, पहनना है, बाइक, कार, मोबाइल, इंटरनेट, फलाना ढमकाना, सारी की सारी कहाँ से, फिजिक्स से। लाइट, फैन, एनीथिंग, फिजिक्स। ठीक, टेक्नोलॉजी, 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 प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी बोल सुनते हैं ना भाई, आजकल की टेक्नोलॉजी हाई फाई होगी। क्या है ये टेक्नोलॉजी, कहाँ से निकल के आई है? एक्चुअल में हमारे पास कुछ क्या है, फिजिक्स के लॉज हैं, उनके बेसिस पर हमने क्या बना दिया, उनको यूज करके उनको एक तरह से प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई कर दिया। ये तो जो लॉज हैं उनको प्रैक्टिकली फॉर्म में क्या कर दिया, जैसे हमने, हमारे पास स्टीम इंजन है, हमने देखा भाई जो स्टीम है, भाप है, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। कुकर की जो सीटी है वो ऊपर एकदम उड़ जाती है ना, किसकी वजह से, भाप के प्रेशर की वजह से। उससे हमने क्या बना दिया, भाप इंजन बना दिया। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, प्लेन बना दिया एयर के प्रेशर के ऊपर, कि भाई जहां पर एयर की स्पीड ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम होता है। इसी प्रिंसिपल हमारा एयरप्लेन वर्क करता है, और ये प्रिंसिपल है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम आगे पढ़ने वाले तो 11th क्लास में। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी टेक्नोलॉजी। अब आप लोग यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे वो क्या है हमारे जो एक तरह से प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या फिर हम कहें बहुत सारे जो हमने इन्वेंट किए चीजें वो हैं, और साथ में उन किस प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं वो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसको आप लोग याद कर लेना, बेसिक बेसिक मतलब जो हम आप लोगों ने पहले सुना हुआ है ना, अच्छे से उस चीज को याद कर लेना। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से भाई आप लोगों को आज तो समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने भी आज बहुत मेहनत की है आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए। आप लोगों का साथ अगर मिलता रहा तो हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर नहीं करोगे तो भाई मेरे को भी पता नहीं क्या, शायद मैं वीडियो ना बनाऊँ। अगर नहीं करोगे सब्सक्राइब, कोई देखेगा नहीं तो कौन बनाएगा, किसी के देखने के लिए तो बनाई जा रही है ना। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।